नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर उपअंकेक्षक का एग्जाम आज संपन्न हुआ 2026 का। देखने को मिला इस पेपर में कि व्यापम का वही पुराना जो आपका पैटर्न था, कूट वाला प्रश्न, वही ट्रेंड इस बार भी आपका देखने को मिला इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा आपका एमसीक्यू सेशन भी कराया गया था और उस एमसीक्यू सेशंस में आप लोगों के लिए डायरेक्टली हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस रखे हुए थे, पर बहुत अधिक कूट वाले प्रश्न हमने उसमें नहीं किया था। पर हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया था उससे कम से कम आप लोगों का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था दोस्तों। ठीक है, और कुछ प्रश्न आपको देखने को भी मिले इस सेशन में, है ना। तो आज हम देखेंगे कि जो आज का पेपर था उपअंकेक्षक का, उसके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, पहला चीज़। और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर्स मैच करने के उपरांत कि आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग ग्रुप लेखांकन समूह के जो क्वेश्चंस हैं उसे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए निर्देश दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से या समय व्यतीत होने का कीमत परिवर्तन होने से जो नष्ट हो जाना, या नया आविष्कार आ जाने से, या दुर्घटना आ जाने से, या अन्य किसी कारण से जो कमी आ जाती है उसे हास कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन को कहना एक ही मतलब है सभी चीज़ों का। ये बार बार बीच बीच में आपका या लगा लगा करके अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए ये सब किया जाता है दोस्तों, है ना। भाई, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से जो समय व्यतीत होता है, स्थायी संपत्ति के प्रयोग से जो व्यतीत होता है उसे हासी कहा जाता है। चाहे कीमत में परिवर्तन हो या नष्ट हो जाए, नए आविष्कार आ जाने से या दुर्घटना हो जाने से या अन्य किसी कारण से जो कमी होती है उसे हास कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण बोल रहा है वार्षिक वृत्ति प्रणाली में संपत्ति के मूल्य में केवल हास का प्रबंधन किया जाता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका जो कारण है वो मुख्य रूप से गलत है कथन के लिए, है ना। कारण है जो आपका असत्य है, क्योंकि वार्षिक पद्धति जो आपका एन्युटी मेथड होता है उसमें संपत्ति के मूल्य पर जो मूल हास होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसकी गणना करने के साथ साथ संपत्ति में जो लगी पूंजी पर जो ब्याज होता है उसका हिसाब रखा जाता है। तो कारण तो यहाँ पर गलत है, इसलिए आपका नंबर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीप्राइम में वाउचर स्वीकार करने का शॉर्टकट, टेलीप्राइम में वाउचर स्वीकार करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस डी, या कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, ज़्यादा अपन डीप में यहाँ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 100 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। अगला है आइडल एसिड टेस्ट रेशियो, आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1:1। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अभी आइडल एसिड टेस्ट रेशियो जो होता है आपका, जिसको अपन क्या पढ़ते थे, क्विक रेशियो, या आपका त्वरित अनुपात भी कहा जाता था। इसको मैं आपको पढ़ाया भी था। इसको व्यवसाय की जो अल्पकालिक जो तरलता होती थी, लिक्विडिटी को मापता है ये, है ना। तो इसका सही उत्तर है 1:1। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंश आवेदन खाता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, अव्यक्तिगत होता है, वास्तविक होता है, या नामात्र का होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, अंश आवेदन खाता उन लोगों का खाता होता है ना, उन लोगों को मतलब आपको प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए पैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके आविष्कार वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके आविष्कार वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, ये तो मुख्य रूप से आईटी वाले लोग अच्छे से बता पाते हैं, लेकिन जो लोग जनरल स्टडीज़ भी पढ़े हैं जिसमें कंप्यूटर का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर इनको पता होगा कि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसकी शुरुआत आपका किससे हुई थी, फॉर्टिन लैंग्वेज से हुई थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, है ना। और ऑप्शन में देखेंगे आपका फॉर्टिन जो है एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फॉर्टिन अगर, है ना, आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, इसका फुल फॉर्म, ये भाषा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसको सबसे पहले आपका कैलकुलेशन के लिए किया गया था तैयार, और यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है एन ही। तो आप लोग अपना तर्क लगा करके यहाँ पर सही कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो जावा दिख रहा है ये अभी आपका आधुनिक में चल रहा है, जावा हो गया, .php हो गया, तो के देखिए लास्ट में रहे यहाँ पर, तो एन पहले में है, सबसे पहले फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और जावा जो है जावा स्क्रिप्ट में आजकल जानते हैं आप पूरा वेब पेज डिजाइन होता है। तो बाकी सभी चीज़ें आपको, आप यहाँ पर एन और के मिल गया तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसलिए सभी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता, ये याद रखिएगा।
आपने जितना पढ़ा है वो कभी ना कभी काम जरूर आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पंजी प्रविष्टि सही नहीं है? इनमें से कौन सी पंजी प्रविष्टि सही नहीं है पूछ रहा है ना। जनरल एंट्रीज जो है वो गलत है बोल रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है राज स्टोर पटना का ऋण रोकड़ खाता से, ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नगद रोकड़ खाता, देखिए इसको मिलाना था दोस्तों यहाँ पे। अगला है बैंक ऋण खाता, बैंक खाता से बैंक ऋण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, गलत क्यों है ये? बैंक, देखिए जब बैंक से जो आपका ऋण लोन लिया जाता है तो बैंक में आपका जो पैसा है वो आता है और उससे क्या होता है, आपका संपत्ति बढ़ती है और बैंक ऋण का जो है दायित्व वो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बैंक ऋण खाता जो है ना, बैंक अकाउंट है वो बैंक से खाता हो जाएगा वो, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न के लिए वो सही है। नेक्स्ट है चालू दायित्व में सम्मिलित होगा। चालू दायित्व जो आपका करंट लायबिलिटीज है इसमें क्या सम्मिलित होगा, ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है ऋण पत्र, पूर्व प्रदत्त किराया, अर्जित ब्याज, बैंक अधिविकर्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी, केवल एम। ठीक है, देखिए बैंक अधिक वर्ष जो होता है, अधिविकर्ष जो होता है, बैंक जिसको अपन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ये एक आपका चालू दायित्व होता है ना। और क्योंकि ये जो आपका बैंक से ली गई एक अल्पकालिक क्या होता है, सुविधा होती है, जो सामान्यतः मतलब एक वर्ष के लिए, उसके एक वर्ष के भीतर आपको उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है चालू दायित्व में सम्मिलित होगा, कौन सा होगा, तो आपका याद रखेंगे बैंक अधिक वर्ष। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष। और बाकी क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बाकी जैसे ऋण पत्र जो हो गया जिसको डिबेंचर्स बोलते हैं, है ना, तो ये आपका डिबेंचर जो है वो दीर्घकालिक दायित्व है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर के जो है पूर्व प्रदत्त किराया जो है, जिसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं, वो भी एक चालू संपत्ति है दोस्तों, है ना। लेकिन बात क्या बोला, चाहे दायित्व की बात की है। और अर्जित जो ब्याज है वो इंटरेस्टेड अर्न जो है ना, ये भी एक प्रकार का चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा है कि चालू दायित्व क्या है, तो चालू दायित्व बैंक अधिविकर्ष है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत खातों के अधिकांश शेष का उल्लेख होगा। व्यक्तिगत खातों के अधिकांश शेष का उल्लेख होगा व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में, या चिट्ठा उसके विवरण में, स्थिति विवरण में। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, चिट्ठा स्थिति विवरण में। ठीक है, नेक्स्ट है CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार व्यवहार के आधार पर लागत का वर्गीकरण किन किन प्रकारों में किया जाता है। व्यवहार के आधार पर लागत का वर्गीकरण किन किन प्रकारों में किया जाता है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, या अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जे, के और एम। ठीक है, देखिए आपको बताया भी था कि आपका जो व्यवहार का प्रवृत्ति, इसके आधार पर लागत को आपका मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत और तीसरा आपका अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जे, के और एम। ठीक, नेक्स्ट है नई कंपनी बनाते ही टैली द्वारा स्वचालित रूप से कौन सा खाता बही बनाई जाती है। कौन सा बही खाता बनाई जाती है नई कंपनी बनाते ही टैली द्वारा? केवल रोक, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया दोस्तों, केवल रोक रेखा, केवल लाभ हानि खाता, केवल पूंजी खाता, या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, ए और बी दोनों। मॉडल पेपर जब कराया था इसमें ये क्वेश्चन आपको कराया था दोस्तों मैंने आप लोगों को। टेलीप्रॉम या टेली जो आपका ERP है ना, इसमें जब भी कोई नया कंपनी बनाया जाता है तो सिस्टम पहले से ही आपका 2 लेजर बना कर रखता है। कौन कौन सा लेजर है, एक कैश अकाउंट, रोकड़ खाता जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बना होगा। चलिए ऑप्शन अब डी सही है इसका। नेक्स्ट है अंतिम खाते तैयार करते समय निम्नलिखित खातों को तैयार किए जाने के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अंतिम खाते अगर तैयार करते समय है ना, निम्नलिखित खातों को तैयार किए सही क्रम क्या होगा? ठीक है, व्यापार स्थिति विवरण, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि खाता, या तलपट। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले तो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, है ना, तलपट बनाया जाएगा दोस्तों। तलपट दिख रहा है आपको 2 जगह, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, पहला चीज तो। दूसरा आप देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका व्यापार निर्माण खाता बनेगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट देखिए के दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट बी सही है। और वैसे भी आपको पता है स्थिति का विवरण जो होता है वो सबसे लास्ट में देखा जाता है दोस्तों, तो एल यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी आप और जमा के देख लीजिए, एन जो है लाभ हानि खाता बनेगा और एम है लाभ हानि खाता का फिर उसके बाद समायोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे सटीक है दोस्तों। देखिए कॉन्सेप्ट को जिसने समझा पढ़ा है ना, उससे ये कूट वाले हो या कैसे भी कॉम्प्लेक्स प्रश्न हो वो बनेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो आपको वहाँ पे समस्या होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूंजी पर ब्याज कैसा होता है? व्यवसाय की आय, व्यवसाय की हानि, व्यवसाय के व्यय या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों व्यवसाय के आपके व्यय, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अंतिम व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण पर्याप्त है। कारण है कि यह व्यवसाय के गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा करता है। ठीक है। पहला जो आपका कथन दिया वो तो गलत है ना। अंतिम व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण पर्याप्त नहीं होता। वित्तीय अनुपात विश्लेषण रेशियो जो एनालिसिस होता है व्यवसाय को समझने का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन जो आपका अंतिम निर्णय लेने के लिए जो अकेले पर्याप्त नहीं होता। अंतिम निर्णय जो व्यवसाय का अंतिम निर्णय है वो अनुपात विश्लेषण पर्याप्त नहीं होता है, इसे आपको समझना है। तो ए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो गया पहला चीज। अब यहाँ पे कारण देखिए, यह व्यवसाय के गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा करता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, व्यवसाय के गुणात्मक पहलुओं की एस्पेक्ट है उसकी आपका यहाँ पर उपेक्षा करता है। ठीक है, एक्सपेक्ट इसकी है, गुणात्मक पहलुओं की करता है दोस्तों व्यवसाय की। वित्तीय अनुपात केवल आपका जो मौद्रिक है ना, जिसको अपन बोलते हैं संख्यात्मक डेटा पर आधारित होता है, और ये आपका कर्मचारी मनोबल या आपका ग्राहकों की संतुष्टि जैसे आपका गुणात्मक यहाँ पे बोल रहा है क्वालिटेटिव पहलुओं की पूरी तरह से क्या करता है, उपेक्षा करता है। इसलिए आपका ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा प्रतिवेदन करने का साधन है। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर एन एंथोनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर एन एंथोनी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, सकल लाभ अनुपात क्या होगा यदि विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है तो? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा इफ सेलिंग प्राइस इज 25% अबव द कॉस्ट। ठीक है, इसको निकाल करके देखना पड़ेगा दोस्तों। मान लेते हैं कि जो वस्तु की लागत है, कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, इसको मैंने मान लिया लेट क्रॉस प्राइस भी आपका हो गया 100 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है। विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य लागत से आपका कितना है 25% आपका क्या बोल रहा है, अधिक है पहला चीज। तो ऐसे में हो गया आपका 100 प्लस आपका 25 कर लीजिए, कितना हो गया दोस्तों 125 रुपये। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रहा है, किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस आपका हो जाएगा लागत। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 125 और लागत कॉस्ट प्राइस मैंने माना था कितना 100, निकल के आ गया दोस्तों 25। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो इसको लिए क्या करेंगे अपन लोग दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था अपना 25 बटे क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना 125 गुणे आपका 100 कर लीजिए, 25 पंचे 125, ये आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, टेली बीजी मार्क प्रॉफिट बुक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है? क्वेश्चन है जो आपका टेली बीजी मार्क प्रॉफिट बुक्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्वनिर्धारित अनुकूलित सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों के लिए, या रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, या मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर है? ये तो आप सभी से बनना ही चाहिए था दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एल, मतलब कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। जो आपका टेली है, बीजी है और मार्ग है जो वो ये सब सॉफ्टवेयर जो है आपका व्यावसायिक उपयोग के लिए बाजार में पहले से क्या है तैयार करके रखा गया है ना, ऑफ द शेल्फ मिलते हैं और ये इन्हें कोई भी आपका सामान्य व्यवसाय सीधे आपका खरीद करके तुरंत उपयोग कर सकता है, बस आपको चलाना आना चाहिए इसमें। और इनमें यूज़र की जो है ज़रूरत के अनुसार ही बुनियादी बदलाव को किया जा सकता है, लेकिन इन्हें शुरुआत से भी आपका किसी भी मतलब विशेष कंपनी के लिए कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। ये पहले से ही आपके लिए तैयार रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता है टेली ही, अगर बाकी में आपने काम नहीं किया, मान लीजिए टेली बिजी तो सभी जानते हैं, मार्ग जैसे हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या है आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय लेखांकन। भारतीय लेखांकन मानकों की सूची के अनुसार लेखांकन मानकों को बढ़ते क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, भारतीय लेखांकन मानक अरेंज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, टू द लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। विनियोग के लिए लेखांकन, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, आगम मान्यता, हास लेखांकन या ऋण लेने की लागतें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपका लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण आएगा, इसके बाद आपका हास लेखांकन होगा, उसके बाद आपका आगम मान्यता, और फिर आपका विनियोगों के लिए लेखांकन, और अंत में आपका ऋण लेने की लागतें आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों,
यदि किसी संस्थान में एक माह के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 250 व 300 श्रमिक कार्य पर थे। यदि किसी संस्था के पहले माह के प्रारंभ व अंत में 250 व 300 श्रमिक कार्य पर थे। प्रारंभ में कितने थे? 250 और अंत में कितने हैं दोस्तों? बोल रहे हैं 300 श्रमिक पर थे। इसी अवधि में 50 श्रमिक अन्यत्र चले गए तथा 60 श्रमिक नए नियुक्त हुए। प्रवाह दर विधि द्वारा श्रम आवर्त दर क्या होगी? इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं औसत श्रमिक संख्या हो गया आपका, औसत श्रमिक संख्या। ये कितना हो जाएगा आपका? 250 प्लस आपका 300 बटे 2 कितना हो गया है? 550 बटे 2 मतलब आपका 275। 2 दूनी 4 है ना, ठीक, 275 आ गया। प्रवाह दर निधि का सूत्र क्या होता है? फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट आप लोग पढ़े होंगे है ना। इसका फॉर्मूला मैं आपको बोला था कि फॉर्मूला देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत अधिक तो प्रश्न आए नहीं है, लेकिन 5-7 प्रश्न बोला था उस प्रकार से आए हुए हैं दोस्तों। फ्लक्स मेथड क्या होता है? बराबर क्या होता है आपका? एक तो सेपरेशन प्लस आपका जो आपका छोड़ के गए वो, तो फ्लक्स रेट बराबर क्या हो गया आपका? पहला चीज तो जो छोड़ कर गए श्रमिक हो गए, सेपरेट हुए वो, और जो नए नियुक्त हुए वो। तो पहले छोड़ के गए कितना है? 50, नए नियुक्त कितना हो गए? 60, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने निकाला था औसत कितने? 275 गुणे आपका 100, ठीक। तो आपका यहाँ पर देख लिया 6×5 = 110 बटे 275 गुणे आपका 100। काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 11 2 22, 11 5 55, 5 2 10 0, मतलब आपका 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 40% सही होगा दोस्तों। अगला, यदि रोकड़ 5000 है और स्कंद 50,000 है, देनदार 20,000 है, देय विपत्र 5000 है तथा बैंक अधिविकर्ष 20,000 है, तो चालू अनुपात क्या होगा? चालू अनुपात पूछा यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए चालू संपत्ति रोकड़ कितना बोल रहा है यहाँ पे? यदि रोकड़ 5000 है पहला चीज तो, और साथ ही साथ स्कंद जो है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोलते हैं स्कंद को, सभी जानते हैं आप लोग। वो कितना दिया है दोस्तों? 50,000, 50,000 दिया है। देनदार जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? डेबिटर्स, ये आपका 20,000 है, और देय विपत्र जो है वो 5,000 है, ठीक। तो अपन को क्या निकालना है? चालू अनुपात। तो अपने पास सीए कितना निकल के आ गया? करंट आपका जो एसेट्स हैं, चालू संपत्तियां कितना हो गया दोस्तों? पहले चीज आप देख लीजिए, 5,000 प्लस आपका 50,000 और आपका कितना है? 20,000 हो गया। ये हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका? 75,000 हो गया। ये आपका करंट असेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको चालू दायित्व निकालना है, करंट लायबिलिटीज सीएल। तो सीएल निकालने के लिए आपका जो देय विपत्र है, बिल्स पेबल है, वो कितना है आपका? 5,000 है, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है दोस्तों? बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 20,000 है, सब दिया हुआ ये वैल्यू, ठीक। तो सीएल निकालने के लिए है ना, ये आपका ये आपका क्या था? 5,000 रुपये। ये 5,000 दिया है आपका देय विपत्र है, देय विपत्र, ठीक है। तो सीएल बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस आपका 20,000, कितना हो गया? 25,000 रुपये, ठीक। ये हो गया आपका सीएल और ये आपका सीए हो गया। चालू अनुपात निकालना था हमको। ये सब क्यों कर रहे थे? करंट रेशियो निकालने के लिए। करंट रेशियो निकालने के लिए मैं आपको सूत्र बताया था, ये फॉर्मूला मैं आपको कराया भी था, CA/CL दोस्तों। आपका आंसर निकल के आ जाता 75,000 बटे 25,000। जो लोग मेरे से पढ़े ना, उनसे ये क्वेश्चन बना होगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:1, 25 3 75। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण, आर के लिए सही विकल्प चुनिए। आवंटन, अविभाजन तथा अवशोषण शब्दों का अर्थ एक ही होता है, ठीक। कारण है उपरिव्यय का लागत इकाइयों पर आवंटन उपरिव्यय अवशोषण कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका कथन है, ये तो असत्य है दोस्तों। लागत लेखांकन जो अकाउंट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, तीनों शब्द अपरिव्यय होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं। इसके अलग अलग चरणों का भी क्या करते हैं? दर्शाता है। जैसे आपका हो गया आवंटन, अविभाजन और अवशोषण, लोकेशन, अप्रोटियोनमेंट बोलते हैं जिसको, और एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं आवंटन, अविभाजन तथा अवशोषण शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ नहीं होता है भैया, पहला चीज तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका जो कारण बताया है, उपरिव्यय का लागत इकाइयों पर आवंटन उपरिव्यय अवशोषण कहलाता है। कारण आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उपरिव्यय की राशि को अंतिम रूप से आपका उत्पादित वस्तुओं या लागत इकाइयों पर डालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपका उपरिव्यय अवशोषण।
तो इसलिए आपका जिसको एब्जॉर्प्शन ओवरहेड बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका मतलब आर तो सही है। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो आपका ए असत्य है लेकिन आर सत्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट लेजर नहीं होता। अब ये तो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था दोस्तों अपने सेशन में, इसको भी मैं कराया था, कौन सा बाय डिफॉल्ट आपका लेजर नहीं होता। कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खाता जो होता है ना वो आपका बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका टैली हो गया है ना, लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपका अपनी पहले प्रणाली आपका जो होता है सिस्टम, कैश अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट दोनों रहता ही है, बाय डिफॉल्ट बना रहता है। आपको बताया था ना दोस्तों, कैश जो अकाउंट है पहले बनेगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है ये भी दोनों बना रहता है, लेकिन पूंजी खाता नहीं बना रहता है। इसको मैं बार बार इसको भी आपको पढ़ाया था, बताया था दोस्तों। सब चीज़ें मैं बोला धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग शांति से तो आप लोगों से बना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, लागत पत्रक के अनुसार निम्नलिखित मदों का लागत से विक्रय के क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन द करंट सीक्वेंस फ्रॉम द कॉस्ट सेल एज पर कॉस्ट शीट। कारखाना उपरिव्यय, प्रत्यक्ष सामग्री व श्रम, निर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद, विक्रय एवं वितरण व्यय, या फिर प्रशासनिक उपरिव्यय। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए। सबसे पहले हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष सामग्री व श्रम, उसके बाद आपका कारखाना उपरिव्यय, फिर आपका हो जाएगा प्रशासनिक उपरिव्यय, फिर निर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद, और उसके बाद विक्रय एवं वितरण व्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को आपको मैच करना है इसमें, कॉलम 1 से कॉलम 2 अनुपात और उसका प्रभाव को। ठीक, उच्च चालू अनुपात देखिए किससे मेल खाएगा दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा पर्याप्त तरलता, ऑप्शन नंबर मतलब 4 से। इसके बाद देखिए निम्न त्वरित अनुपात, उच्च वाला हो गया पर्याप्त तरलता, और निम्न त्वरित अनुपात किससे मेल खाएगा दोस्तों, कमजोर। निम्न है मतलब ये कमजोर हो गया तत्कालिक तरलता से। फिर उच्च ऋण समता अनुपात, उच्च जो आपका ऋण समता का अनुपात ये मेल खाएगा दोस्तों आपका उच्च वित्तीय जोखिम से। और उच्च देनदार जो आवर्त है अनुपात ये किससे मैच खाएगा दोस्तों, आपका बेहतर नकद स्थिति से। तो इस प्रकार से ए का जहाँ 4 दिख रहा है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्याति क्या है। अब इसको जो गलत करके आया होगा ना वो फिर क्या बोलेंगे। गुडविल, इसको कितने बार मैं आप लोगों को कराया दोस्तों, गुडविल एक अमूर्त संपत्ति, इंटेलिजिबल एसेट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीचा स्कंद आवर्त अनुपात सूचक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है दोस्तों, नीचा स्कंद आवर्त अनुपात लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स क्या करता है। व्यवसाय में मंदी, स्कंद में अत्यधिक विनियोजन, स्कंद का तीव्र आवर्तन, या स्कंद में अप्रचलित सामग्री की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे के और एम। जे के और एम, ठीक है, जिसमें व्यवसाय मंदी आएगा, स्कंद के अत्यधिक विनियोजन आएगा, और साथ ही साथ स्कंद में अप्रचलित सामग्री की उपस्थिति भी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा भी इसमें भी दिमाग लगाएगा इंसान तो उससे बन जाएगा। सुपर कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है, पहले तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ये जो है सुपर कंप्यूटर, जो क्रे 1 है ये दुनिया का सबसे पहला जो है ना, क्रे 1 दुनिया के सबसे शुरुआती में और सबसे जो आपका प्रसिद्ध जो सुपर कंप्यूटर था वो था। अगर आपने कभी सुपर कंप्यूटर थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे जो प्लेलिस्ट में पढ़ाया जा रहे हैं ना केवल इस सब्जेक्ट की बात करो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, बायो हो, जीएस हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज्योग्राफी हो, छत्तीसगढ़ हो, सीडीपी हो, जो कुछ भी हो, सबको जो जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। इसमें आपको बताया भी था जब मैं एमसीक्यू सेशन कराया था दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पूरे डिटेलिंग के दिया था। उसमें बताया था कि पहला आपका क्रे 1 कंप्यूटर था, यहाँ से अगर डी आपको 2 मिल जाएगा तो आपको 2 विकल्प यहीं पे क्लियर बन जा रहा है, पहला चीज़। ठीक है। और जो अपना माइक्रो कंप्यूटर था वो आपका पेंटियम था दोस्तों, है ना, पेंटियम P5, है ना, एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या बात कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर मतलब माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम P5 हो गया, जिसका उपयोग हमारे पर्सनल कंप्यूटर या आपके माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होता है। हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर हमारे घर पे जो यूज़ करें वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों, है ना। और इसमें आपका पेंटियम P5 ये सब प्रोसेसर यूज़ होता है, इंटेल के प्रोसेसर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल गया आपका ए का 3 यहाँ पर मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो है आपका यह आ जाएगा VX11, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपका IBM का है दोस्तों, ये आपका सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा, तो IBM आपका 3020 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। व्यापार खाता, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सम्मिलित करना है कॉलम से कॉलम टू कॉलम, ठीक है। व्यापार खाता जिसको बोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे मैच खाएगा दोस्तों, तो इसका सकल लाभ से खाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, निर्माण खाता। निर्माण खाता किससे मिलेगा दोस्तों, आपका उत्पादित वस्तु, जो निर्माण होगा वो उत्पादित वस्तु की लागत से। लाभ हानि जो है खाता वो किससे मिलेगा, आपका शुद्ध लाभ से, ठीक है। और आपका जो चिट्ठा है वो आर्थिक स्थिति बताएगा, चिट्ठा जो है बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए का 2 देखिए जहां पर दिख रहा है, पहला 2 जगह दिख रहा है, बी का आपका दिख रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आयचित लाभांश सदैव दर्शाया जाता है। मैं बोला था क्वेश्चंस को बारीकी से ना एटलीस्ट 2 बार पढ़ेगा, परीक्षा देने से पहले आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में आप लोग कम से कम क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िएगा। भले पेपर लेंदी है लेकिन अगर 2 बार पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको वापस उस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयचित लाभांश सदैव दर्शाया जाता है लाभ हानि खाते में, चिट्ठा संपत्ति या लाभ हानि विवरण में, ये चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिट्ठे की समता एवं दायित्व पक्ष में, ठीक है। अयाचित लाभांश क्या होता है, आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना। ये लाभांश का वो भाग होता है जिसे आपका कंपनी ने घोषित डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन जो आपका शेयर धारक को भेज भी दिया है, लेकिन आपका किन्हीं कारणों से आपका जो शेयर धारक है अभी तक इसका जो है भुगतान बैंक से नहीं लिए हैं। इसको बोलते हैं आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड। चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में इसको शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगला है निम्नलिखित संपत्तियों को किस प्रकार के स्थायित्व क्रम में रखा जाता है। बैंक के रोकड़ संपत्तियों को किस प्रकार से ना, बैंक के रोकड़ में, हस्ता रोकड़ में, ख्याति, मशीनरी या भूमि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका ख्याति, ख्याति के बाद हो गया आपका भूमि, भूमि के बाद आपका हो गया मशीनरी, मशीनरी के बाद आपका बैंक में रोकड़, और उसके बाद हस्तक रोकड़, कैश इन हैंड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, संपत्ति। देखिए बैलेंस शीट में संपत्तियों को दर्शाने की 2 मुख्य विधि होती है। एक तो तरलता का क्रम होता है, लिक्विडिटी ऑर्डर, या फिर और दूसरा होता है आपका स्थायित्व क्रम जिसको बोलते हैं परमानेंस या ड्यूरेबिलिटी ऑर्डर। स्थायित्व के क्रम में सबसे अधिक जो स्थायी संपत्ति को सबसे पहले और सबसे कम जो स्थायी होता है उसको तरल को संपत्ति को सबसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों, ठीक है। ख्याति गुडविल ये एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है जो व्यवसाय के जीवन काल के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए इसे सबसे पहले रखा जाता है। डिटेलिंग यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए बताते चल रहा हूँ आंसर, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली आधारित क्या होती है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा सही इसका, सब इसको लगा सकते हैं, मतलब गलत कोई नहीं किया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डीबीएमएस का प्रयोग डेटा स्टोर, मेंटेन और मैनिपुलेट कर सॉफ्टवेयर नेटवर्क में डेटा की शेयरिंग की सुविधा के साथ बाहरी और अनधिकृत पहुंच को रोकना होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका सत्य है दोस्तों। दूसरा कारण है डेटाबेस मैनेजमेंट जो डीबेस, एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल डेटा स्टोर और मेंटेन और मैनिपुलेट करने का मुख्य सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, है ना। ये क्या है, बहुत ही आपका लोकप्रिय और जितने भी वास्तविक आपका उपयोग आने वाले जो भी ये सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ए और आर दोनों ही इसमें क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा, क्योंकि जो आपका आर है वो ए का सही क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा मेरे पास जो प्रश्न पत्र है मैं आपको बताना भूल गया था, ये सेट डी है दोस्तों, सेट डी है, ठीक है, माफ करिएगा स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, सेट डी है मेरे पास, तो आप लोग मिला लेंगे अपने सेट से। टेलीप्राइम को चालू करने के कारण क्या है, टेलीप्राइम को चालू करने के चरण क्या है, टेलीप्राइम को चालू करने के चरण क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन को भी आप लोग गलत नहीं करके आना है, मतलब कर नहीं किए होंगे, मतलब जो गलत किया होगा अब वो फिर क्या बोलूँ मैं इसमें। टेलीप्राइम आप सभी इसको प्रयोग किए होंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन सेटअप को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर के तो इसका पहले सही है, ठीक है, के कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहे हैं। इसके बाद कंपनी को क्या करेंगे दोस्तों, लोड करेंगे, ऑप्शन नंबर एन। इसके बाद देखिए आपका कंपनी का चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में व्यवसाय लेन देन का रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है तालिका एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज लगाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज चार्ज टू बी 6%, 10%, 12%, 15%। इसको भी आप लोगों को कराया था अपने एमसीक्यू सीरीज में। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बताया था 10%, ठीक है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, है ना, 10% अधिकतम 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल कर सकती है, ठीक है, अगर कोई
समय पर नहीं चुकाता आपका जो पैसा है उसको, तो कंपनी उस पर बकाया राशि पर कितना 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल सकती है, चार्ज करेगी। नेक्स्ट है उचंत खाते की विशेषताओं के संबंध में निम्न में से क्या सही है। व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। ये द्विपक्षीय अशुद्धियों को निवारण के लिए तैयार किया जाता है। अशुद्धियों में सुधार के बाद इसके शेष को आगे लाया जाया जा सकता है। ये अस्थायी खाता है। इस खाते को शेष चिट्ठे के केवल संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, JKLM सही है या JLM या फिर JKM। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, केवल L सही है। उच्चंत खाते, देखिए ये एक प्रकार का क्या होता है, अस्थायी खाता है। देखिए कम समय में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी प्रयास किया था कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, और अभी यदि आप कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आप लोग आने वाले समय में शिक्षक भर्ती, जिसकी आप PGT कॉमर्स का भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती में जो आपका लेक्चरर का भर्ती होता है कॉमर्स का, या आपका CG सेट का कॉमर्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पर उन जो पोस्ट है, उन एग्ज़ाम्स हैं, उसकी तैयारी हम लोग आप लोगों को यहाँ पे निःशुल्क करवाएंगे। पूरा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, थ्योरी प्लस MCQ के माध्यम से हम लोग उसको करते चलेंगे, और उसमें हर एक टर्मोलॉजी, हर एक छोटी छोटी जो आपको चीज़ें हैं उसको बारीकी से कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा यदि आपको कॉमर्स की और अच्छी तैयारी करनी है तो। उच्चंत खाते के बारे में क्या है दोस्तों, ये आपका अस्थायी खाता होता है, और इसमें जो आपका ट्रायल बैलेंस तलपट बोलते हैं, इसके अंतर को तुरंत मिलान के लिए खोला जाता है ताकि अंतिम खाते समय पर बन सके। जैसे ही गलतियां मिल जाती है तो इसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर जे देखिए, ये द्विपक्षीय अशुद्धियों के निवारण के लिए तैयार किया जाता है। गलत, ये खाता केवल एक पक्षीय अशुद्धियों के सुधार के लिए प्रयोग होता है, द्विपक्षीय के लिए नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए होता है एक पक्षीय अशुद्धियों के निवारण के लिए होता है, यूनिलैटरल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए कि अशुद्धियों में सुधार के बाद इसे शेष को आगे ले जाया जाता है। नहीं, मैं बोला अभी बंद कर दिया जाता है, इसे आगे नहीं ले जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और एम देखिए, इस खाते का शेष चिट्ठे के केवल संपत्तियों पक्ष में दर्शाया जाता है। गलत, इसका शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे डेबिट होने पर संपत्ति पक्ष में और अगर क्रेडिट होने पर दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। और ये सब चीज़ें क्या है ना, आपने अगर उच्चंत खाता पढ़ा ही नहीं है ढंग से तो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए यदि आपको तैयारी आगे करनी होगी तो आप लोग कमेंट में बता देंगे दोस्तों, तो आप लोगों की क्लासेस जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी कॉमर्स की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त लागत मूल पद्धतियों में शामिल नहीं है। क्या बोल रहा है, निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त लागत मूल्य पद्धतियों में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सी पद्धति, पहले आना पहले जाना पद्धति, बाद में आना, अच्छा ये क्वेश्चन भी आना आप लोगों को मैं कराया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने सेशन में MCQ सीरीज में इस क्वेश्चन को भी कराया था दोस्तों। कॉस्ट प्राइस मेथड यूजिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल यूज्ड, क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानक मूल्य पद्धति। ठीक है, स्टोर से जो आपका मानक मूल्य पद्धति है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका स्टोर से निर्गमित जो इशू करते हैं उसकी की जाने वाली जो सामग्री के मूल्यांकन के लिए कई पद्धतियाँ होती हैं, है ना। लागत मूल्य पद्धति जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, और कॉस्ट प्राइस मेथड वो होती है जो सामग्री की वास्तविक ऐतिहासिक लागत पर आधारित होती है। जैसे आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना पद्धति, और आपका बेस स्टॉक। जबकि यहाँ पर मानक मूल्य पद्धति ये लागत मूल्य पद्धति नहीं है, है ना, इसमें बोल रहा शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है, तो आपका लागत मूल्य पद्धति नहीं है, बल्कि आपका पूर्व निर्धारित या अनुमानित मूल्य पद्धति होता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, या फिर बोलते हैं इसको आपका पूर्व निर्धारित पद्धति, है ना, जिसमें वास्तविक लागत के बजाय एक आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको मानक मूल्य तैयार कर लिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मूल्य पद्धति, मानक मूल्य पद्धति इसका नहीं है दोस्तों, किसका लागत मूल्य पद्धति में शामिल नहीं है। बाकी FIFO, LIFO और बेस स्टॉक ये तीनों ही होता है, इसको भी मैं आपको अपने सेशन में कराया था दोस्तों। नेक्स्ट है अब ऑडिटिंग समूह, अंकेक्षण समूह। ठीक है, इसके भी आप 35 प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, ठीक, इंटरनल ऑडिट। अब ये क्वेश्चन को भी आप लोग गलत करके आएंगे तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ऑप्शन है योग्य व ईमानदार कर्मचारी के द्वारा, पेशेवर अंकेक्षक के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा या वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, JLM, योग्य व ईमानदार कर्मचारी के भी द्वारा, आपके प्रबंधक के द्वारा, और एक कौन होगा आपका, वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा। पेशेवर अंकेक्षक के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण नहीं किया जाता। आंतरिक अंकेक्षण संस्था के प्रबंधन द्वारा अपने आंतरिक कार्यों की समीक्षा के लिए स्वेच्छा से कराया जाता है।
और इसे करने के लिए कंपनी अपने ही योग्य व ईमानदार कर्मचारी, जैसे कि ऑप्शन नंबर जे सही है, या वरिष्ठ कर्मचारी ऑप्शन नंबर एम, और आपका कौन कर रहा है, मैनेजर खुद करवा रहा है आपका, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, जे, एल और एम। भाई पेशेवर अंकेक्षक जो है, प्रोफेशनल ऑडिटर ऑडिटिंग का काम करेगा, लेकिन पूछ रहा है इंटरनल ऑडिट, है ना। तो इंटरनल ऑडिट कौन कराएगा दोस्तों, आपका मैनेजर किसके द्वारा कराएगा, योग्य व ईमानदार कर्मचारी के द्वारा। किससे कराएगा, एक वरिष्ठ कर्मचारी के द्वारा कराएगा। जबकि ऑडिटिंग का मुख्य काम आपका एक प्रोफेशनल ऑडिटर ही करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट की बात यहाँ पे किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जे, एल, एम सही होगा। थोड़ा सा सोचने वाली बात थी और यहीं पर आदमी फंस गए बहुत सारे, है ना। नेक्स्ट, एक निम्न में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वाइडर स्कोप, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, आंतरिक अंकेक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, आंतरिक नियंत्रण, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण एक बहुत बड़ा आपका क्या है, व्यापक दायरा होता है। इसके अंतर्गत संस्था के जो वित्तीय और गैर वित्तीय सभी प्रकार के नियंत्रण शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपट का संदेह होने का एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड एन इन्वेस्टिगेटर डू इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। व्यवसाय में प्रचलित लेखांकन पद्धतियों का अध्ययन, या फिर संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन, अंतिम चिट्ठों का अध्ययन, या फिर पूंजी एवं आयगत व्यय का अध्ययन। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय में प्रचलित लेखांकन पद्धतियों का अध्ययन, ठीक है। देखिए जब किसी व्यवसाय में आपका धोखाधड़ी या कपट मिल रहा है, या आपका संदेह भी हो, डाउट भी हो रहा है, तो अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले वहाँ के जो आंतरिक प्रणाली को समझकर करना होता है। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले व्यवसाय में प्रचलन लेखांकन पद्धति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का गहराई से क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, जिस रिपोर्ट में अंकेक्षक व्यापार संबंधी शंकाओं और त्रुटियों का उल्लेख करता है उसे क्या कहा जाता है। अंकेक्षक किसी व्यापार संबंधी शंकाओं और त्रुटियों का उल्लेख करता है उसे क्या कहा जाता है। क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, पार्शियल रिपोर्ट। इस क्वेश्चन को मैंने कराया था दोस्तों आप लोगों को। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, है ना। मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, जब एक अंकेक्षक को कंपनी के खातों में कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियां लगे या अनियमितताएं पाए या शंकाएं मिलती हैं जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, तो वह अपनी रिपोर्ट में उन बातों का उल्लेख करता है। इसे मर्यादित या शर्त सहित रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये भी आपको मैंने कराया था दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लेखा पुस्तकों की जांच, बिक्री का बढ़ाना, वार्षिक विवरण का सत्यापन, या कर चोरी बढ़ाना। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी, जे और एल सही होगा। क्या होगा, लेखक पुस्तकों की जांच करेगा और वार्षिक विवरण का सत्यापन करेगा। बिक्री का बढ़ाना से कोई लेना देना नहीं है, कर चोरी बढ़ाना से भी इसका कोई आपका लेना देना नहीं है। हाँ, कर चोरी अगर पकड़ाया तो वो अंकेक्षण के कार्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है। इस क्वेश्चन को भी मैं कराया था दोस्तों। कंपनी के जो विशेष है ना, स्पेशल ऑडिट कंपनी किसके द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन है, कंपनी के संचालक, अंशधारी, केंद्र सरकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई ऐसे समय में विशेष अंकेक्षण कौन कराएगा, केंद्र सरकार कराएगा। इसको भी मैं आप लोग कराया था दोस्तों। भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा, है ना, जब मतलब किसी कंपनी का आपको वित्तीय स्थिति सही नहीं है, या किसी उद्योग या आपको जनता के हितों को नुकसान पहुंच रहा हो, तो केंद्र सरकार के पास ये विशेष शक्ति होती है कि वह उस कंपनी का विशेष क्या करा सके, अंकेक्षण करा सके। कराया था इसे भी मैं अपने एमसीक्यू सीरीज में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है। कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जान लीजिए, धारा 134(5)(e), ठीक है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण कार्यपत्र पर स्वामित्व किसका होता है। इसको भी मैं बताया था दोस्तों आप लोगों को, है ना, जब आपका कॉन्सेप्ट की क्लासेस ले रहा था, जब मैं आपको सीरीज चला रहा था एमसीक्यू में, इसमें बताया था कि अंकेक्षक कार्यपत्र में स्वामित्व किसका होगा। भाई अंकेक्षक का होगा। वर्किंग पेपर्स किसका होगा दोस्तों, आपके ऑडिटर का ही होगा। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। इसको अगर कोई गलत करके आया होगा तो बहुत गलत बात है ये। अंकेक्षण कार्यपत्र किसकी प्रॉपर्टी है, अंकेक्षक के, ऑडिटर के है। इसको कितने बार बताया मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है, प्रबंधक अंकेक्षण के विषय में सत्य क्या है। यह विधान द्वारा अनिवार्य है। प्रबंधक अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जा सकती है। इसका उद्देश्य प्रबंध कुशलता में वृद्धि करना होता है, या फिर प्रबंधक अंकेक्षक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, के और ए दोनों सही है। प्रबंधक अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा ही किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो आपका इसका उद्देश्य प्रबंध कुशलता में वृद्धि करना होता है। बाकी ऑप्शन नंबर एम गलत है दोस्तों। प्रबंधक अंकेक्षक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, गलत है।
और ये विधान द्वारा अनिवार्य, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कूट वाले प्रश्न बल्कि बल्कि ज़्यादा इजी है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कटिंग करने में, है ना, आपको कैंसिल करने, ऑप्शन को छांटने में ज़्यादा इजी पड़ा होगा, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। मूल्यांकन सत्यापन का एक ही आवश्यक अंग होता है। संपत्तियों के सत्यापन में संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वतत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच करने से है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपका मूल्यांकन सत्यापन एक ही आवश्यक अंग होते हैं। तो देखिए, पहला चीज तो आपका क्या है, सही है, ए। मूल्यांकन जो सत्यापन का ही आपका एक आवश्यक अंग है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, इट इज रियली ट्रू। दूसरी बात क्या बोल रहा है दोस्तों, कारण, संपत्तियों के सत्यापन में संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व एवं स्वतः विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच करने से है। ये भी कारण इसका सही है दोस्तों। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए खाते तथा लेखकों की जांच के अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, बाइटी ब्लॉय एंड डी पौला, स्पाइसर एंड पैगलर, रोनाल्ड ए इरिश एंड लैंकास्टर, या फिर नन ऑफ दिस। सही उत्तर है दोस्तों स्पाइसर एंड पैगलर के द्वारा ये आपका बताया गया था। किसी विशेष उद्देश्य के खातों का लेखा की जांच के लिए अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा किया था, स्पाइसर एंड पैगलर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रमाणन के संबंध में सही कथनों का पहचान है। ये अंकक्षण की रीढ़ की हड्डी होती है। प्रमाणन मतलब कि आपका वाचिंग की बात कर रहा है। पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य है, इससे भी मैं आपको बताया था दोस्तों, है ना। वाचिंग क्या है, रीढ़ की हड्डी, या फिर आपका उसको आत्मा कहते हैं, है ना, अंकिक्षण की आत्मा। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि लेन देन सही ढंग से अधिकृत और दर्ज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो के है ये भी सही, सुनिश्चित करता है कि लेन देन सही ढंग से हुआ है कि नहीं, पता बताता है। तीसरा जो है आपका ये वर्ष के अंत में संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है। तो आपका ये वर्ष के अंत में नहीं होता है दोस्तों, आपको पहले बताया था। ये आपका किस में होता है, ये वर्ष के अंत में संपत्तियों के मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन का कार्य सत्यापन कहलाता है, प्रमाणन नहीं। प्रमाणन का काम नहीं है दोस्तों, है ना। अंत में संपत्तियों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन और भौतिक सत्यापन का है ना, वेरिफिकेशन जो है वो कहलाता है, ये प्रमाणन नहीं कहलाता। इसलिए आपका एल जो है वो तो गलत है और ये सही है, पहला और दूसरा सही है। इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच शामिल होती है, बिल्कुल सही हो बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों, है ना, वॉचिंग JKM, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिनियमों को उनके अधिनियमन वर्ष के आधार पर क्रमवार कीजिए। इसको लाइन से जमाना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से इजीली बन जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपका पार्टनरशिप एक्ट आएगा, साझेदार अधिनियम 1900 आपका कितना था, 32 में था। दो जगह दिख रहा है पहला चीज। दूसरा चीज आपको देखने को मिल रहा है, वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई को आपको पारित हुआ था, आपको बताया था। आपका GST जो है वो आपका 2017 1 जुलाई 2017 में आपका लागू हुआ था। लास्ट में कौन सा आएगा, एल आएगा दोस्तों। एल यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये आंसर सही होगा। सबसे पहले आपका पार्टनरशिप एक्ट आएगा, उसके बाद आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आएगा, और इसके बाद आपका इनकम टैक्स आएगा, और फिर आपका कस्टम एक्ट, और लास्ट में फिर GST एक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लोचदार, मौखिक, स्पष्ट या विस्तृत, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कराया हूँ दोस्तों। इसका सही उत्तर होना चाहिए J, L और M, ठीक है। सबसे पहले फ्लेक्सिबल होगा, दूसरी बात आपका क्लियर कट होना चाहिए, और आपका वाइडर होना चाहिए, विस्तृत भी होना चाहिए। इसलिए आपका अंकेक्षण का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, JLM, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका लचीला तो होना ही चाहिए ना, आपको पता ही होगा, ये सब करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी होती है। भाई ये तो गलत ही है साफ साफ, क्योंकि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, प्रमाणन लेखन की नहीं, ये तो गलत है। प्रमाणन लेखन की रीढ़ की हड्डी लेखांकन की नहीं होती है, अंकेक्षण की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि 50% क्वेश्चन है वो आपके ईजी थे, ईजिली मतलब आपके बनाने लायक थे। 50 to 60 क्वेश्चन जितना भी समझ में आ रहा है दोस्तों अभी तक है, जिसमें मतलब 50 प्रश्न हम लोगों ने किया है, लगभग 30 से 35 प्रश्न यहाँ पे अभी हम लोगों को ऐसे था कि वो ज़्यादा कठिन नहीं थे, 35 प्रश्न प्लस। नेक्स्ट है, किसी क्लब के खातों का अंकेक्षण करने के संबंध में सत्य कथन बताना है। किसी क्लब के खाते का अंकेक्षण करने के संबंध में सत्य कथन। ऑप्शन है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना, अंकेक्षक खातों की सत्यता की गारंटी देना,
प्रबंधन समितियों की सभाओं की कार्यवाही पुस्तकों का अध्ययन करना, यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 लागू नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, बी, जे और एल, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना, और दूसरा आपका प्रबंधन समिति की सभाओं की कार्यवाही पुस्तकों का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक किस धारा के अंतर्गत निर्धारित होते हैं। कंपनी अंकेक्षक के जो पारिश्रमिक किस धारा के अंतर्गत निर्धारित होते हैं, 142, 45, 39, 36। इसको भी मैं कराया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 142 है ना। कंपनी के अधिनियम 142 के तहत क्या है आपका, कंपनी के अंकेक्षक का जो पारिश्रमिक सामान्य वार्षिक आम बैठक एजीएम में शेयर धारकों के द्वारा या उनके द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 142 की धारा में ये चीज जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, संपत्तियों और दायित्वों की विद्यमानता की जांच क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन को भी मैं कराया हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना ही चाहिए था। संपत्तियों और दायित्वों के विद्यमानता की जांच क्या कहलाती है, मूल्यांकन, प्रमाणन, सत्यापन, या इनमें से कोई नहीं। वेरिफिकेशन भाई, सत्यापन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, विद्यमानता की जांच बोल रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट, वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लागत अंकेक्षण अनिवार्य कब होता है, इन रिटेल ट्रेड, इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन होलसेल ट्रेड, या फिर नन ऑफ दिस। फुटकर कंपनियों में, निर्माण कंपनियों में, थोक व्यापार में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आपका धारा 148 के तहत है ना, केंद्र सरकार केवल कुछ विशिष्ट उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका या प्रोसेसिंग या आपको माइनिंग होता है, इन गतिविधियों में लगी कंपनियों के लिए ही लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य करती है, जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा से अधिक होता है। मैं बताया था कितना, 150 करोड़ से अधिक। और यहाँ पर आपका फूड पर व्यापार, रिटेल ट्रेड, निर्माण कंपनी है ना, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, थोक व्यापार के लिए समान नियमों के तहत लागत अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। अनिवार्य बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर अनिवार्य अंकेक्षण। ठीक है, तो फुटकर, निर्माण कंपनी, थोक व्यापार के लिए नहीं होगा, जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है उनके लिए होता है दोस्तों, केंद्र सरकार करवाती है और उसके लिए है ना। नेक्स्ट है आपका अंतरिम कॉलम को मिलाना है एक से दूसरे से। ठीक है, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, ये हो गया आपका लाभांश घोषणा हेतु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके चालू अंकेक्षण, ये जो चालू करंट कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है वो आपको वर्ष भर चलता है। प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो आपका हो जाएगा नियंत्रण योजना के लिए होगा, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग से। और वैधानिक अंकेक्षण सरकार कौन कराएगी, केंद्र सरकार कराएगी, इसके द्वारा जांच होता है। तो ए का 4 जहाँ दिख रहा है वो आंसर आपका सही है दोस्तों, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का आपका 3। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चालू व्यवसाय से संबंधित मूल्य ह्रास की गणना का सही चरण होता है। कौन सी चालू व्यवसाय से संबंधित मूल्य ह्रास की गणना का सही चरण होता है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, उपयोग जीवन काल का अनुमान, पुस्तकीय मूल्य का निर्धारण, मूल्य ह्रास विधि का चयन, अवशिष्ट मूल्य का अनुमान, या मूल लागत का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा आपको मूल लागत का निर्धारण, इसके बाद मूल ह्रास विधि का चयन, इसके बाद अवशिष्ट मूल्य का अनुमान, फिर आपका उपयोगी जीवन काल का अनुमान, और अंत में आपका पुस्तकीय मूल्य का निर्धारण। ठीक, नेक्स्ट है प्रबंध अंकेक्षण है। प्रबंध जो मैनेजमेंट ऑडिट कैसा होता है, स्टैट्यूटरी, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी। भाई प्रबंध और अंकेक्षण इसके बारे में बताया था, ये आपका इच्छिक है। इच्छिक मतलब कि क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शनल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर अंकेक्षण किया जा सकता है, टैक्स ऑडिट कैन बी डन, लागत लेखापाल के द्वारा, वित्तीय लेखापाल द्वारा, चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा, या करदाता के द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा ही कर अंकेक्षण किया जाएगा। इसको भी मैं आपको बताया था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1961 की धारा के तहत है ना, ये कर अंकेक्षण जो का प्रावधान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही आपका इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, अंकेक्षण, कर अंकेक्षण किया जा सकता है। कर मतलब टैक्स का ऑडिटिंग। नेक्स्ट है आपका 59 प्रश्न, सेट डी की बात चल रही है दोस्तों, यहाँ पे सेट आपका डी है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से। आंतरिक नियंत्रण मिलाना है, देखिए आंतरिक नियंत्रण किससे मिलेगा, मैं आपको बताया हूँ, व्यवसाय की संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली से। दूसरा आंतरिक निरीक्षण जो है, तो आंतरिक निरीक्षण होगा कर्मचारियों के एक ऐसा कार्य विभाजन जिससे स्वतः एक दूसरे के कार्यों की जांच संभव हो, आंतरिक निरीक्षण। अंतरिम निरीक्षण देखिए, अंतरिम, ठीक है, इंटरिम ऑडिट होता है। तो ये मैं बताया था आपको, सब चीजें देखिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने थ्योरी क्लास पढ़ा होगा, वीडियो वाला जो एमसीक्यू क्लासेस था है ना, मैं पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट सेशन को तो आपसे बनेगा। वर्ष के मध्य के खातों की जांच के लिए अंतरिम अंकेक्षण करवाते हैं, इसको भी बताया था आपको। और आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, संस्था के कर्मचारियों के स्वतंत्र जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से फर्स्ट का सेकंड, 2 का 1 जहां दिखे, फर्स्ट का सेकंड और 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
और सी का 3 एंड डी का 4, सी का 3 एंड डी का 4। ठीक, तो ये हो गया आपका। देखिए इसलिए जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं बोला आपको कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होते चलेगा। भले क्वेश्चन मैं बताया था कि डायरेक्ट फंसे ना फंसे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी है जो डायरेक्ट आपको देखने को भी मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का सही चरण या आपका सही चरण या फिर क्रम है। ठीक है, निष्कर्षों का विश्लेषण, प्रक्रिया एवं निर्वाचन, अनुसंधान कार्यक्रम का सृजन, उद्देश्यों का निर्धारण तथा अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना, उपयुक्त साक्ष्य के संदर्भ में विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण एवं अध्ययन या फिर रिपोर्ट तैयार करना तथा निष्कर्ष निकालना। सही उत्तर होगा दोस्तों सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण और अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना करना, आपका एम। ठीक, इसके बाद आप देखें यहाँ पर आपका आ जाएगा अनुसंधान कार्यक्रम का सृजन, एमएल। एमएल कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए उपयुक्त साक्ष्य के संदर्भ में विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण करना, और इसके बाद आपका निष्कर्षों के विश्लेषण और प्रक्रिया चरण एवं निर्वाचन, और अंत में आएगा रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका निष्कर्ष निकालना। रिपोर्ट तो हमेशा लास्ट में बनेगी, इसलिए वो यहाँ पर लगाना आपका बनता है दोस्तों। ठीक, लास्ट में। नेक्स्ट है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, ऑप्शन नंबर ए, है ना। वॉचिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, लागत लेखांकन की शुद्धता की जांच करना, लाभ हानि का पता लगाना, बजट एवं मानकों से वास्तविक व्यय की तुलना करना, और या फिर लागत लेखों में त्रुटि एवं छल कपट का पता लगाना। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, जे, एल और एम। लागत लेखांकन की शुद्धता की जांच करना, आपका बजट एवं मानकों से वास्तविक व्यय की तुलना करना, और आपका लागत लेखों में त्रुटि एवं छल कपट का पता लगाना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन कैसा होता है। गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन आपका सैद्धांतिक अशुद्धियां है दोस्तों। क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। क्या, सैद्धांतिक अशुद्धियां। जब लेखांकन करते समय बुनियादी सिद्धांतों का नियम या उल्लंघन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं आपका, सैद्धांतिक अशुद्धियां। गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन क्या कहलाएगा, सैद्धांतिक अशुद्धियां। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कराया था दोस्तों एक अपने एमसीक्यू सीरीज में। नेक्स्ट, भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष के कंपनी अध्ययन द्वारा अनिवार्य किया गया। इसको भी कराया था 1913, बताया था दोस्तों आप लोगों को, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल जो चरण है उसको बताना है। अंकेक्षण योजना तैयार करना, अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करना, अंकेक्षण की नियुक्ति करना, आधारभूत प्रक्रियाओं को पूरा करना। भाई क्या होगा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आपका अंकेक्षण की क्या होगी, यहाँ पे नियुक्ति करेंगे। मतलब आपको डायरेक्ट दिख रहा है एम, एम दिखा मतलब आपको डायरेक्ट आंसर लगाना था दोस्तों, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अंकेक्षण की नियुक्ति होगी ऑडिटर की, उसके बाद अंकेक्षण योजना तैयार करेगा, इसके बाद आपका आधारभूत प्रक्रिया को पूरा करेगा, और लास्ट में अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या करेगा, अपना रिपोर्ट जारी करेगा। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, आपको समझ में आपने पढ़ा होगा ना, तो जरूर से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। आंतरिक अंकेक्षण में आंतरिक नियंत्रण शामिल, अंततः आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। कारण है, आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक अंकेक्षण शामिल, अतः आंतरिक नियंत्रण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी, ए असत्य है लेकिन आर आपका सत्य है। असत्य क्यों है ए, देखिए लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण जो होता है, इंटरनल कंट्रोल, एक संपूर्ण और बहुत बड़ा ढांचा है। आंतरिक अंकेक्षण इसका एक छोटा सा क्या होता है, हिस्सा होता है। इसलिए कथन ए में दी गई जो बात है वो पूरी तरीके से गलत है, पहला चीज। और आर क्यों सत्य है, क्योंकि आपका जो इंटरनल कंट्रोल का दायरा सबसे बड़ा होता है, और जो आपका ये क्या है, वाइडर भी, व्यापक भी है। इसलिए इसके अंतर्गत संस्था के वित्तीय और एवं प्रशासनिक सभी नियम आते हैं, और आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण इसी बड़ी प्रणाली का क्या है दोस्तों, जांचने का टूल से अंग है या हिस्सा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आर है, मतलब कारण है, वो सही है। इसलिए ए असत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लागत अंकेक्षण का सही क्रम क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग का। इसको मैं भी आपको अपने एमसीक्यू सीरीज में कराया था दोस्तों, है ना। लागत अंकेक्षण का सही क्रम क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां आपको पहले क्या करना चाहिए, टिक कर लेना चाहिए, है ना। ऑप्शंस के हिसाब से आपको चयन करना था। यहाँ पर पूरा पेपर क्या था, एलिमिनेट वाला प्रोसेस से ही आपको क्वेश्चंस बनाना था। अंकेक्षण की सबसे पहले नियुक्ति होगी दोस्तों, और उसके बाद वो क्या करेगा, लागत प्रणाली का क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो वो आ गया, मतलब बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, अंकेक्षण का नियोजन, प्लानिंग करता। प्लानिंग करने के बाद वो अपना क्या देखता है, अंकेक्षण का कार्यक्रम, और लास्ट में वो क्या करता है, अपना रिपोर्ट देता। ऑप्शन बी ये भी बन जाता आपका। नेक्स्ट है, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी अंकेक्षण को निम्न से क्या नहीं करना चाहिए।
अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले कंपनी को क्या नहीं करना चाहिए, कंपनी अंकेक्षक को निम्न से क्या नहीं करना चाहिए, ऑडिटर को क्या नहीं करना चाहिए? नियुक्ति संबंधी जांच, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन, गत वर्ष के अंकेक्षक प्रतिवेदन का अध्ययन करना या कंपनी का बिक्री बढ़ाना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का बिक्री बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी। अंकेक्षक की भूमिका, एक अंकेक्षक का मुख्य कार्य खातों का सत्यता की जांच करना होता है, उन पर अपनी निष्पक्ष राय देना होता है, वह व्यवसाय का प्रबंधन या संचालन नहीं होता। पहली बात तो बिक्री बढ़ाना जो है ये पूरी तरह से क्या है दोस्तों, आपका कंपनी के प्रबंधन और सेल्स का मार्केटिंग टीम की जिम्मेदारी होती है, अंकेक्षक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। और बाकी आपके तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है, क्योंकि ऑडिट शुरू करने से पहले अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति की वैधता जांचनी चाहिए, संस्था का जो व्यवसाय है इसकी प्रकृति को समझना चाहिए, और पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट का भी अध्ययन करना जरूरी है एक ऑडिटर को। इसको बिक्री बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग के साथ समझाया हूँ जब अपन ऑडिटिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बनना ही चाहिए था मतलब ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अमर्यादित प्रतिवेदन क्या होता है दोस्तों? आपको बताया था अमर्यादित प्रतिवेदन, शुद्ध आपको प्रतिवेदन है ए का 3 हो गया। मर्यादित प्रतिवेदन क्या हो जाएगा दोस्तों? जब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट है तो आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या बन जाएगा? आपका विशेष आरक्षण वाली प्रतिवेदन। ठीक है, इसके बाद प्रतिकूल प्रतिवेदन क्या हो जो होता है? प्रतिकूल प्रतिवेदन सही, निष्पक्ष एवं दृष्टिकोण नहीं दर्शाते और अस्वीकरण मत, ये मत बनाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ए का आपको जहाँ जाना है 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जगह दिख रहा था। इसके बाद मर्यादित प्रतिवेदन जो विशेष आरक्षण वाली प्रतिवेदन है, मर्यादित जो जिसमें आपको डाउट रहता है, संशय रहता है, मैं आपको बताया था, तो ये हो गया आपका बी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट है सामग्री स्कंद के सत्यापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वाउचर माल एवं सेवा कर के प्रावधानों के अनुसार हो, सामग्री का भौतिक निरीक्षण किया जाए, लेखांकन मानकों का पालन किया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल एम। देखिए, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये पहले देख लेते ऑप्शन, वाउचर माल एवं सेवा कर के प्रावधानों के अनुसार, स्टॉक से आपका संबंधित बिल या वाउचर वस्तु सेवा कर नियम के अनुरूप होना आवश्यक होता है ताकि कर संबंधी अशुद्धता की जांच हो। तो ये तो इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है दोस्तों गलत, और वो तो सही है दोस्तों। नेक्स्ट है सामग्री का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा, ये भी आपका क्या है, सही है। स्टॉक के सत्यापन का सबसे मुख्य और अनिवार्य नियम क्या है? आपका वेरिफिकेशन करना होता है, और इसके बाद लेखांकन मानकों का पालन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका ये तीनों ही क्या है, ज़रूरी है। और इसमें गलत की बात किया था, है ना, सत्यापन के संबंध में आपका गलत, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर एम सही होता है दोस्तों। अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 15 प्रश्न है और इसके बाद इकोनॉमिक्स के 15 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी की लेखाओं की परीक्षा करवाए जाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? किसका होगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर राज्य सरकार, रजिस्ट्रार, चार्टर अकाउंटेंट या अध्यक्ष। सही उत्तर है दोस्तों रजिस्ट्रार का होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सहकारी सोसाइटी कानून के अंतर्गत जो सभी पंजीकृत सहकारी संपत्तियों के खातों के वार्षिक या आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, संवैधानिक और संपरीक्षा, इसके कराने या करवाने का मुख्य कानूनी दायित्व रजिस्ट्रार के हाथ में होता है, सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं उसके हाथ में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां लघु कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां लघु कंपनी स्मॉल कंपनियां नहीं हो सकती हैं? कोई सूत्रधारी कंपनी अथवा एक सहायक कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो धारा 8 के तहत पंजीकृत है, किसी विशेष अधिनियम से शासित होने वाली कंपनी अथवा निकाय निगम, या एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जे, के और एल नहीं हो सकती है। इसके बारे में पूछा है दोस्तों। जे जब कोई सूत्रधारी कंपनी अथवा एक सहायक कंपनी, है ना, के कोई ऐसी कंपनी जो धारा 8 के तहत पंजीकृत है, और आपका एल जो है किसी विशेष अधिनियम में शासित होने वाली कंपनी का अथवा निकाय निगम। पूछा था लघु कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। भाई जो आपका होल्डिंग कंपनी होती है ये सूत्रधारी कंपनी सब्सिडी कंपनी के अंतर्गत आती है। दूसरा चीज आपका कंपनी रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 8 के तहत आपका चैरिटी एनजीओ के लिए धारा 8 के तहत बनी कंपनी के लिए है। और जो आपका स्पेशल एक्ट है ना, जो ऑप्शन नंबर एल है, किसी स्पेशल एक्ट कंपनी संसद या आपका विधानसभा के किसी विशेष कानून के द्वारा संचालित कंपनी होती है ना। एक व्यक्ति वाली कंपनी जो होता है ओपीसी जिसको बोलते हैं, वो पूंजीगत टर्नओवर की शर्तों को पूरा करने वाली जो लघु कंपनी हो सकती है, इसलिए अपवादों में इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है पूंजी बजटीकरण की प्रक्रिया में अंतर्विष्ट निम्नलिखित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्ताव की छानबीन, विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन, निवेश प्रस्ताव की पहचान करना, या कार्य निष्पादन आपका पुनर्निरीक्षण। सही उत्तर क्या, और प्रस्ताव का क्रियान्वयन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एम। ठीक है, एम दो दो जगह दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए विशेष प्रस्ताव की पहचान करेंगे। पहचान होने के बाद आप देखिए यहाँ पर के आएगा, प्रस्ताव की छानबीन करेंगे, के भी दोनों जगह दिख रहा है। इसके बाद जो है यही आपका आंसर डिसाइड करेगा, वो है विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन। तो एल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, रेखा संगठन या आपका क्रियात्मक संगठन। ठीक है, इसको मिलाना है दोस्तों कॉलम 1 से आपका कॉलम 2 को। तो मिलाते हैं, चलिए। पहला जो है आपका औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक। अनौपचारिक संगठन क्या होगा, तो ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होगा, ऑप्शन बी का 1। रेखा संगठन जो होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये आदेश की एकता बनी रहती है। ठीक है, आदेश की एकता बनी रहती है, ऑप्शन नंबर 4 बी सी का। और क्रियात्मक संगठन जो होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आदेश की एकता का अभाव रहता है। इसलिए 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, बाद में सी का 4 देखिए और डी का 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 74 का बी होगा। नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन से हैं। इसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें आरोग्य व अभिप्रेरक घटक शामिल होता है। वेतन एक अभिप्रेरक घटक है या आरोग्य घटक नौकरी में संतुष्टि उत्पन्न होती है। इसका बोल रहा है दोस्तों हर्ज़बर्ग का। देखिए हर्ज़बर्ग का जो आपका सिद्धांत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले इसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए, जे और के। ठीक, जे में बात है, इसे द्विद्वारक सिद्धांत भी कहते हैं। हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है ना, इसमें इन्होंने दिया था द्विकारक सिद्धांत का नाम भी बोलते हैं इसको, 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और आपका हर्ज़बर्ग ने इस कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने के लिए कारकों को 2 श्रेणी में बांटा था दोस्तों, इसे भी बताया था इसमें। दूसरा आपका के, इसमें आरोग्य व अभिप्रेरक घटक शामिल होते हैं। इसमें आपका हाइजीन व अभिप्रेरक मोटिवेटर घटक शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 आपका हर्ज़बर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है एक अच्छे निर्णय की विशेषताओं के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छे निर्णय के बारे में, निर्णय में विवेकशीलता का होना आवश्यक है। अब ये आपका टोटल आपके समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि खुद का आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस प्रकार से है ना, किस प्रकार से आप चीज़ों को समझते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित बताइए निर्णय के। निर्णय में विवेकशीलता का होना आवश्यक है। निर्णय का एक मानवीय और बौद्धिक क्रिया है। निर्णय केवल अनुभव पर आधारित होता है या फिर निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, जे, के और एम। ठीक है, देखिए जे में बात है निर्णय में विवेकशीलता का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा निर्णय एक आपका क्या होना चाहिए, मानवीय और बौद्धिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। एल नहीं होगा क्योंकि अनुभव पर आधारित होना चाहिए, केवल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये केवल की बात हो रहा है इसलिए गलत है दोस्तों। और एम सही है क्योंकि निर्णय में आपका समय तत्व का विशेष महत्व रहता है, इसलिए जे, के, एम इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा जेड के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभिप्रेरणा जेड के सिद्धांत के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक टेलर, विलियम ऑची या अब्राहम मैस्लो। सही उत्तर दोस्तों विलियम ऑची ने दिया था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी के द्वारा शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण की विशेषता हो नहीं है। नियंत्रण की विशेषता कौन सी नहीं है, ये भविष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये नियोजन पर आधारित है, ये कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया है या यह एक सतत प्रक्रिया है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, ये कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया है। नियंत्रण की विशेषता नहीं होती बोल रहा है भाई, होती है, ये कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, बहुत जरूरी है आपका किसी भी चीजों में नियंत्रण, है ना, किसी भी कंपनी में आपका कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी है। सतत प्रक्रिया नियोजन पर आधारित होती है और ये भविष्य उन्मुख भी होती है। 79 का ऑप्शन सी जो है वो गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं में शामिल नहीं होता। ये सब चीज़ों को लास्ट में पढ़ना है, बोला था मैं लास्ट में, होता है नहीं होता है, इसमें लोग बहुत गलत करके आए हैं, काफ़ी लोगों का मैसेज आया था। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं में शामिल नहीं है। प्रतीकात्मक भूमिका, नेतृत्व भूमिका, संपर्क रखने की भूमिका या मॉनिटर की भूमिका। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर की भूमिका इसमें नहीं होती है, बल्कि आपके फिगर हेड रोल होता है, लीडरशिप रोल होता है और लियासन रोल भी होता है। प्रतीकात्मक भूमिका, नेतृत्व भूमिका और संपर्क रखने की भूमिका इसमें होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। ये तो आप सभी को बनना ही चाहिए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है ये, सभी ने पढ़ा है, आपका संचार कौशल अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा।
तो ये सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सेंडर होगा, ठीक है, मतलब आपका के, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, यह आएगा के। सेंडर के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, आपका एनकोडिंग करेंगे, और एनकोडिंग के बाद आपका मीडियम आएगा, मीडियम के बाद आपका हो जाएगा डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, फीडबैक, है ना। सबसे पहले सोर्स के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, एक मीडियम तैयार होगा, फिर एनकोडिंग करेंगे, एनकोडिंग के बाद फिर आपका मैसेज जो है वो डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद आपके रिसीवर के पास आएगा, और रिसीवर क्या देगा, उसको फीडबैक देगा। इसलिए KNLMO, के कहाँ दिख रहा है, KL, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, KNLOM, ठीक, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए कथन ए, एस और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। लिकट के नेतृत्व सिद्धांत में उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली शोषणकारी प्रणाली की तुलना में कर्मचारियों के प्रति अधिक अनुकूल है। उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली में प्रबंधक कर्मचारियों के पूर्ण विश्वास करते हैं, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है लिकट के नेतृत्व सिद्धांत में उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली शोषण कार्य प्रणाली की तुलना में कर्मचारियों की प्रति अधिक अनुकूल होती है, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो तो सत्य है दोस्तों, इसके लिकट के नेतृत्व में सिद्धांत के उदारवादी जो सत्तात्मक प्रणाली शोषणकारी प्रणाली की तुलना में कर्मचारियों के प्रति अधिक अनुकूल है। कारण देखिए, उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली में प्रबंधक कर्मचारियों के पर पूर्ण विश्वास करते हैं, ये जो है दोस्तों ये असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सत्य है और आपका आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का भाग नहीं होता। नियोजन बिल्कुल होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है दोस्तों। प्रबंध प्रक्रिया का भाग बोल रहा है, प्लानिंग का भाग, सॉरी मैनेजमेंट का प्रोसेस पूछ रहा है, तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या है दोस्तों, आपका मार्केटिंग नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट है प्रबंध की मूल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है। प्रबंधन की मूल प्रक्रियाएं क्या होंगी, इसको भी मैं कराया हूँ दोस्तों, अपने सेशन में कराया हूँ ये सब चीज़ों को। सही उत्तर क्या होगा इसका, सबसे पहले देखिए आपका प्लानिंग होगा, के प्लानिंग के बाद हम लोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद मैं आपको बताया था दोस्तों आपकी नियुक्तियां होंगी एल, इसके बाद नियुक्तियों के बाद आपका देखेंगे निर्देशन होगा, डायरेक्टिंग होगा, और उसके बाद आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोलिंग होगा एन। के एम एल कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। निजी कंपनियां दो, है ना, धारा आपका 268 से है। विदेशी जो कंपनी है वो आपका किससे हो जाएगा, आपका 242 से है। प्रवर्तक जो है दोस्तों आपका ये किससे हो जाएगा, आपका 269 से, और निदेशक जो है आपका वो आंसर हो जाएगा आपका 234 से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, ए का 3 और बी का 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ अब अर्थशास्त्र समूह आ गया 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रुप का। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार छोटे व्यापारी कितने क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रखते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, है ना, ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, 20 क्विंटल, ठीक है। छत्तीसगढ़ की क्लासेस होती है, इसमें ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से देखिए दोस्तों, हर एक विषय को डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, तो आप लोग पढ़िए उसमें, हर वीडियो को आप लोग देखिए क्लासेस को, और आपको क्या पढ़ना है आप लोग उसमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसको कंटिन्यू रखूँ और आपको और अधिक बेटर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 2020 के तहत छोटे व्यापारी जो उत्पादक होते हैं और जो आपके प्रसंस्करणकर्ता होते हैं, उनको राहत देने के लिए, उनके सुचारू व्यवसाय को सुनिश्चित करने के लिए जो आपके स्टॉक की सीमा तय की गई है, पहले से बता दिया। और इस संशोधन अधिनियम के तहत जो आपके छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए स्टॉक में रखने के लिए अधिकतम सीमा 20 क्विंटल तक निर्धारित की गई है, ठीक। सभी चीज़ें छत्तीसगढ़ के क्लासेस में बताया जाता है दोस्तों, आप लोग डिटेलिंग से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। आने वाले समय में और भी आपके एग्जाम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अब चुनावी वर्ष आने वाला है 2026 का अंत से 2027 में आपकी भर्तियां बहुत सारी होंगी व्यापम और पीएससी के माध्यम से। अभी सामने आपका शिक्षक भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एबीओ का आएगा, एडीओ आएगा, व्यापम का आपका पटवारी आरआई का आएगा, है ना, बहुत सारे पद हैं। अब देखिए इसको बताया था सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये क्वेश्चंस को मैं आपको कराया था दोस्तों, पूरा डिटेलिंग के साथ समझाया था। जिसने भी मेरा वीडियो देखा है उनका पेपर मैं मानता हूँ कि अच्छा गया होगा दोस्तों। सीआरआर क्या होता है, देखिए भारत में जो है ना किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात जिसे आरबीआई के पास नकद में रखता है, कैश रिजर्व रख दिया दोस्तों। एसएलआर के बारे में बताया था कि बैंक की कुल जमाओं की वह अनुपात है जिसे बैंक अपने पास गैर नकद रूप में बनाए रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, तो बैंक रेट ऐसा रेट होता है जो वह ब्याज अपने दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालिक ऋणों पर वसूल करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और रेपो रेट क्या होता है, वह ब्याज दर जो आरबीआई अपने ग्राहकों के उन अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए अपने वसूल करता है। ठीक है, तो ए का जो है ऑप्शन नंबर 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा बताया था आपका एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, उसी में ही आपका उसी वीडियो में आपका ये बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, रिवर्स रेपो रेट सब बताया था, आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे तो अब इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू होंगी, वहाँ पढ़िएगा सभी चीज़ों को। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच आपका क्या होगी दोस्तों, शून्य होगी, जीरो होगी, ये भी बताया था मैं। एकाधिकार, ये क्वेश्चन को भी मैं आपको अपने एमसीक्यू सेशन में कराया हूँ सभी क्वेश्चंस को, मतलब 40 से 50 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों कि मतलब 40 से 50 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ, आपके एमसीक्यू सीरीज जिसने देखा है उनके लगे होंगे सही आंसर से। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच क्या है, एकाधिकार मोनोपोली बाजार की वह स्थिति है जहां किसी वस्तु को केवल एक ही उत्पादक का या विक्रेता होती है ना, और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, है ना। तो अब एकाधिकार स्थिति में बाजार में कोई दूसरी वस्तु क्या है, प्रयोग ही नहीं होगी, करीबी विकल्प मौजूद ही नहीं होगा, इसलिए दूसरी वस्तु की कीमत में कोई बदलाव या एकाधिकार वस्तु की मांग पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इस कारण से एकाधिकार मांग की आड़ी लोच क्या हो जाएगी, आपकी शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसको भी बताया हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के प्रारंभिक चरणों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बैंकिंग व्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपसे बनना चाहिए अपने अगर जीएस पढ़ाए तो। सबसे पहले हो जाएगा आपका बैंकिंग, आपका नियम अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1939 बना था, एल सही है, एल दो सभी जगह एल दिख रहा है, ओके भाई एल सही है। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 1955, इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आप सभी का लोकप्रिय बैंक एसबीआई, है ना। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ, 1955 में बना, क्या हो गया ये नाम इसका, एसबीआई हो गया। ठीक, तो वो यहाँ दिख रहा है, वो आपका आंसर सही हो गया। बाकी और ऑप्शन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, है ना, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, एना आ गया। ठीक है, कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ये आपका 1900 क्या हो गया, 49 हो गया, नियम बैंक हो गया, है ना। भारतीय बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 बताया, एसबीआई 1955, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इसके बाद आपका 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सभी आप लोग पढ़े ही होंगे अपने, जब आपने अकाउंटिंग पढ़ा है तो बैंकिंग भी इसमें पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसको अपने डिटेलिंग से पढ़ा होगा, सही होना ही चाहिए। और लास्ट में एम नरसिंहम समिति का गठन हुआ था कब, 1991 में। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है अल्पाधिकार की विशेषताओं की पहचान करें, अल्पाधिकार की विशेषताओं की पहचान करें, परस्पर निर्भरता, मूल्य दृढ़ता, एकल विक्रेता या विक्रय लागत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी, जे के और एम। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया आपका, जे के एम, मतलब परस्पर निर्भरता, आपका मूल्य दृढ़ता और साथ ही साथ विक्रय लागत। अल्पाधिकार की विशेषता, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। इस प्रश्न को भी आपको कराया था, देखिएगा दोस्तों, ओलिगोपोली वाला, अल्पाधिकार वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंथेटिक इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, सिंथेटिक इकोनॉमिक्स, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मूर। ठीक है, इसे बताया था मैंने। नेक्स्ट है विभेदीकरण एकाधिकार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, विभेदीकरण एकाधिकार डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली प्रोसेस क्या होता है। ऑप्शंस है दोस्तों, विभिन्न मांग लोच, मूल्य निर्धारण, बाजार पृथक्करण या उत्पादन आवंटन या लाभ अधिकतम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, MKLNO। सबसे पहले आप बाजार प्रतिकरण, इसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों विभिन्न मांग लोच, फिर आपका होगा मूल्य निर्धारण, इसके बाद उत्पादन आवंटन और अंत में लाभ अधिकतम। ठीक, नेक्स्ट है निर्देश दिया गया है नीचे और कथन और कारण को देखना है। कथन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR हमेशा MR के बराबर होता है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR। ठीक, दूसरा उत्पादन में कि सभी इकाइयों के लिए कीमत स्थिर रहती है। तो सही क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका, कथन तो बिल्कुल सही है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR हमेशा MR के बराबर ही होता है, और कारण उत्पादन की इकाइयों के लिए कीमत स्थिर रहती है, ये भी सत्य है। इसलिए A और R दोनों ही सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, AR मतलब आप समझ रहे हैं, एवरेज जो होगा आपका रेवेन्यू, और आपका MR जो है वो आपका हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य पोषित जैविक खेती मिशन किस वर्ष संचालित की गई थी। अब देखिए छत्तीसगढ़ से इस प्रकार से उसने प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो जो लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन जरूर से बना होगा। 2000 आपका 13-14 में, तो ऑप्शन आपको डायरेक्ट दिख रहा है 2014।
छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने का राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2013-14 से आपका संचालित है। और इस मिशन के तहत राज्य के जो आपके विभिन्न जिला हैं वहाँ पे आपके क्लस्टर बनाया गया है और किसानों को जैविक खेती की तकनीक या फिर आपका जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, खाद होते हैं, उनका उपयोग, प्रशिक्षण और जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं अपने छत्तीसगढ़ के क्लासेस में भी बताता हूँ। जब मैं नदियाँ बताता हूँ तो पूरी नदियों के साथ अन्य चीज़ों को बताता हूँ, संसाधन पढ़ा रहा हूँ तो अन्य चीज़ों को भी बताता हूँ, इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग पूरा इतिहास में पूरा सब चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो आप लोग छत्तीसगढ़ भी चाहें तो पढ़ सकते हैं हम लोगों से। नेक्स्ट है दोस्तों एम आर बराबर एम सी। अब यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। ए आर बराबर ए सी, ए आर बराबर ए सी, ए आर इज ग्रेटर देन टू ए सी या प्राइस इज लेस देन टू ए बी सी। सामान्य लाभ, अधिकतम लाभ, उत्पादन, बंदी बिंदु या असामान्य लाभ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से मिला लीजिए। एम आर बराबर एम सी अधिकतम लाभ, ए आर बराबर ए सी सामान्य लाभ, ए आर बड़ा है ए सी से जब असामान्य लाभ होगा, और प्राइस छोटा होगा ए बी सी से जब आपका उत्पादन बिंदु क्या होगा, आपका बंदी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपयोगिता का दृष्टिगत गुण के क्रमचक माप पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत उपयोगिता या दृष्टि गुण के क्रमचक माप पर आधारित है? हिग्स का उदासीनता का वक्र विश्लेषण, मार्शल का समसीमांत उपयोगिता नियम, सैमुएल्सन का उद्घटित अधिमान दृष्टिकोण या कैटलिन का वस्तु उपयोगिता सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, जे और एल दोनों ही सही है। ठीक है, जे क्या, हिग्स का उदासीनता का वक्र विश्लेषण और सैमुएल का उद्घटित अधिमान दृष्टिकोण। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत उपयोगिता या दृष्टिगुण के क्रमचक माप पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक उपभोक्ता 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड का उपयोग करता है तो उसकी साम्य विधि क्या होगी? ये आप लोगों से बन जाना चाहिए था दोस्तों। साम्य विधि क्या होगी इसका? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू अपॉन एम यू जेड अपॉन पी जेड। ठीक है भाई, आपका समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, उसके अनुसार एक उपभोक्ता तब साम्य इक्विलिब्रियम होगा, साम्य होगा या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होगा जब विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किए गए जो अंतिम रुपए से मिलने वाली जो सीमांत होती है, जिसे उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, उसी के आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो 3 वस्तुएं हो जाए आपका एक्स वाई जेड, तीनों के संदर्भ में प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या दिख रही है, एम यू अपॉन पी होता है ना। तो एम यू अपॉन पी कर लीजिए तो ये बराबर क्या होगा, एम यू अपॉन पी इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एक्स, एम यू वाई अपॉन वाई और बराबर एम यू जेड अपॉन जेड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता साम्य में कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों? उपभोक्ता साम्य में कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। सही उत्तर होगा एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य कार्य क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड की बात कर रहे हैं जिसमें, है ना। बताया था ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बनना ही चाहिए। 12 जुलाई 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मुख्य कार्य क्या है ये भी बताया था दोस्तों। ऑप्शन है वित्त पोषण, संस्थागत विकास, पर्यवेक्षी कार्य या फिर बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, जे, के और एल। ठीक है, वित्त पोषण भी, संस्थागत विकास भी और पर्यवेक्षी की प्रक्रिया भी। बैंकिंग से इसका कोई काम नहीं है। वित्त पोषण बोले का मतलब है फाइनेंसिंग। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका कृषि है, लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग होते हैं, उनके विकास के लिए ऋण और आपका रीफाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराता है ना। और के मतलब संस्थागत विकास, मतलब हो गया आपका ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली जो होता है उसकी संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और उनके विकास में मदद भी करता है। और पर्यवेक्षकी प्रक्रिया मतलब है आपका सुपरवाइजरी प्रोसेस। ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबीज होते हैं जो है ना, उसके सहकारी बैंकों के कामकाज की निगरानी भी करता है और पर्यवेक्षण भी करता है। जबकि बैंकिंग आपका इसका हिस्सा नहीं है। नाबार्ड आम जनता के लिए व्यवसाय बैंकिंग गतिविधियों का संचालन नहीं करता, इसलिए ये इसका मुख्य कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर एम, ये आपका एम जो है गलत है, इसलिए जे, के, एल सही, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। मांग पुनर्निर्माण पूर्वानुमान की डेल्फी तकनीक अविकसित देशों में अधिक अपनाई जाती है। मांग पूर्वानुमान की डेल्फी तकनीक अविकसित देशों में अधिक अपनाई जाती है। कारण है, डेल्फी तकनीक में मांग पूर्वानुमान में समय तथा लागत दोनों अपव्यय होने की आशंका रखता है और इसलिए ये आपका जो कारण है वो तो सत्य है, लेकिन कथन जो है वो असत्य है। क्यों असत्य है कथन वो? क्योंकि मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग जो इसको बोल रहे हैं ना, डिमांड फोरकास्टिंग,
कि डेल्फी तकनीक जो होती है वो एक गुणात्मक और अत्यधिक वैज्ञानिक तकनीक होती है, जिसमें विषय विशेषज्ञों के एक पैनल होता है और इससे कई चरण में लिखित प्रतिक्रिया और सर्वेक्षण किए जाते हैं। ठीक है, जबकि आपका डेल्फी तकनीक मांग पूर्ण में समय तथा लागत दोनों अपव्यय होने की आशंका रहती है। बिल्कुल सत्य बात है ये, तो क्वेश्चनरीज के माध्यम से विचार आपका जो विमर्श किया जाता है प्रश्नावली के माध्यम से, और जब तक कि सभी एक मत जो कंसेशन पर ना पहुंच जाए, कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए, इसे बार बार होने की प्रक्रिया कारण इसमें समय और लागत दोनों अधिक लगता है। इसलिए आपका आर सही है, एक गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये था आपके आज के 100 प्रश्न दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर अच्छा गया होगा दोस्तों। बात करते हैं, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए ओवरऑल पेपर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके इजी क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस ये आपके मान के चलिए दोस्तों थोड़ा सा गिर गया रेट, 30% आपके इजी क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक, इसके बाद मैं बात करूँ जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, वो भी लगभग आपके 30 से 35% थे, 30% इसको ही मान लेते हैं। ठीक है, 60% आपके क्वेश्चंस जो हैं, इसको मैं 30 to 35% बोलूँगा और इसको मैं 30 to 35% बोलूँगा। लगभग आपका 60 to 70% जो है दोस्तों, ये आपसे बनने चाहिए थे, पॉसिबल था मतलब ये। ठीक है, बिना गलत किए, अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 60 to 70% क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाते हैं। बच्चे जो है मैं बोल रहा हूँ वो आपके जो 30% क्वेश्चन है, 30 to 35 है ना, ये आपके थोड़े मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, थोड़े जो बहुत ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट पर नहीं था, लेकिन एकदम डेटा पर बेसिस था, एकदम आपके जो ऑथेंटिक नॉलेज है इस पर बेसिस था। तो 30 से 35% जो आपका था मॉडरेट टू टफ लेवल का था। तो देखा जाए तो इजी क्वेश्चंस आपके 30 यहाँ पे आपके बनने ही चाहिए थे। मॉडरेट लेवल के जो 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ये बनने चाहिए थे आपके, और मॉडरेट टू टफ लेवल जो 30 क्वेश्चन है इसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनने चाहिए थे दोस्तों। तो देखा जाए तो आपको 70% अगर किसी व्यक्ति का आ रहा है 70%, तो मान के चलिए उसकी प्रबल संभावना है, प्रबल दावेदार हो सकता है दोस्तों। 70% क्या है, मतलब बहुत क्या प्रोबेबिलिटी है उस व्यक्ति के चयन होने की, सिलेक्शन होने की। ठीक है, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी भी था, कथन कोट वाले क्वेश्चन थे, आप जानते हैं कथन कारण वाले, पढ़ने में भी बहुत समय लगता है दोस्तों, और एग्जाम होता है आप सभी जानते हैं। तो मान के चलिए जिनका 70% आ रहा है उन लोग ना आपके सेफ जोन पर हैं। मैं पहले ही बोला था कि आपका जो सिलेक्शन है वो 75 to 80 के आसपास में, आपका 75 to 80 नंबर लाने वाले को हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा पेचीदा आए हुए हैं दोस्तों इस बार। तो मान के चलिए जिनका 70+ बन रहा है ना, उन लोग आपके सेफ साइड में हैं दोस्तों, सेफ साइड में है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नेगेटिव मार्किंग भी है, पेपर काफ़ी लेंदी भी था और पेपर उतना भी ईजी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा टफी लेवल में था। मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो पेपर का जो नेचर है पेपर का, वो आपका देखा जाए दोस्तों तो मॉडरेट से लेकर के आपका ये जो था टफी लेवल में था। तो इसलिए जो आपका कट ऑफ है थोड़ा डिक्रीज होगा, और 70+ जिसका भी आएगा वो आपका सेफ कंडीशन में रहेगा, सेफ साइड में है दोस्तों, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, आगे और आप भी देखेंगे, आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है दोस्तों, जो मैंने आंसर्स बताए उसके बेसिस पर। ठीक है, और देखिए जिनका भी पेपर अच्छा गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं गया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग और अच्छा एग्जाम क्रैक करेंगे, है ना, निराश होने की जरूरत नहीं है। पढ़िए अच्छे से और अपना नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, जितना ज्ञान बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए नेचर ऑफ क्वेश्चंस आजकल कैसे आ रहा है, डायरेक्टली सिलेबस से आ तो रहा है, लेकिन इतना दूर दूर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, इतना घुमा के पूछा जा रहा है कि आपको ओवरऑल नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका क्या होगा दोस्तों, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ने से आपका क्या हो, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और सब तरह का आपका देखो ऑप्शन इतना ज़्यादा घुमा करके पूछा जा रहा है कि आपको सभी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जितना ऑप्शन देख रहे हैं, हर हर क्षेत्र का पढ़ना नॉलेज आजकल रखना जरूरी है, हर चीज़ का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट का ही बोल रहा हूँ, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है तो कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक्स भी पूरा पढ़ना है। अब रही बात अन्य एग्जाम में की, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है। पढ़िए, थोड़ा थोड़ा दिन करना, स्लॉट बना करके आप लोग पढ़ते चाहिए। कि एक बताऊंगा मैं आप लोग किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से रणनीति रखना चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल सिलेबस जो है सब खत्म हो जाए। पूरा जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, किस प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी किया जाएगा, किस प्रकार से कॉमर्स की तैयारी करना है शिक्षक भर्ती के लिए, उसके मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो तब आपका सिलेबस प्रॉपर टाइम पे खत्म होगा और प्रॉपर आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही बताना था दोस्तों कि क्या आंसर की हो सकता है। आंसर्स मैंने बता दिया आप लोगों को, 99% मैं श्योर हूँ जो मैं आपको आंसर बताया हूँ वही होगा। ठीक है, और 70+ जिसका भी आ रहा है, 70+
वो आपका सेफ है, समझिए सेफ है दोस्तों 70+ वाले का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदवार इस एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से अपियर नहीं हुए थे। शायद 30-40 हज़ार के आसपास ही इस आंकड़ों का मेरा मानना है कि एग्ज़ाम दे रहे थे, और उनमें भी सिर्फ 1000 लोगों के बीच में कंपटीशन रहता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो 70+ इज़ 70 to 75 में आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि आपका कितना सही जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। इसके हिसाब से और अपन लोग क्या कर पाएंगे, एक सही आंकड़ा क्लियर कर पाएंगे कि आप लोगों का कितना मार्क्स के अनुसार कट ऑफ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पेपर था उस प्रकार से 70 से 75 वालों का सिलेक्शन होना की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 70 to 75+ वालों की बात कर रहा हूँ मैं। 70 से बिलो वाले जो आएंगे, है ना, अगर 70 से जो भी आपके जो बिलो वाले रहेंगे, है ना, उन लोगों के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। हाँ, कैटेगरी के हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा, 5 से 10 नंबर कम करके उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, 5 to 10 मार्क्स कम कर लीजिएगा जनरल के बाद ओबीसी ST SC। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। और देखिए, निराश नहीं होना जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है ना, आप लोग और अच्छा पोस्ट क्रैक करेंगे ये सोच के चलिए। और दूसरी बात, जिनका हो रहा है सिलेक्शन वो बहुत अच्छी बात है, और जो जिनका नहीं हो रहा है, मान लीजिए जिनका कट ऑफ या जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, वो लोग आप अपनी तैयारी और बेहतर करिए, आपके लिए और बेहतर पोस्ट आएगा दोस्तों, है ना। ये मान के चलिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि जितना आपने पढ़ा है वो आज नहीं काम आया तो कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं होता, है ना। अभी का जो पढ़ा हुआ है आपका कभी ना कभी काम ज़रूर से आएगा, ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो निराश मत होइएगा। और जिनका पेपर अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है वो भी नॉर्मल रहिए, टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए, परेशान मत रहिए, आप घबराइए मत, अच्छा ही होगा। ठीक है, आराम से 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से आप लोग अपनी तैयारी पे भिड़ जाइए। सामने आपके बहुत सारे एग्जाम्स है, सब इंस्पेक्टर का है, लैब टेक्नीशियन का है, शिक्षक भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, CG सेट है, सभी का डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस के साथ। चलिए, तो यही आज के वीडियो में बताना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा आप लोगों के साथ, आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको मार्क्स कितने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।